Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Vaishnavi and today we are going to continue our discussion on the endocrine glands present in our body. Alright, so in today's lecture we will be studying about the thymus, the adrenal gland, the pancreas, the gonads, the gastric glands and the kidney. Right, so let's get into it. So right now we're going to talk about the thymus gland. Alright, जो thymus gland है वो हमारे लंग्स के बिल्कुल बीच में हार्ट के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड होता है और इसकी खास बात ये है कि ये एडल्ट्स में एट्रोफी हो जाता है। एट्रोफी हो जाना मतलब वो मसल डीजेनरेट होके वो बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि यू रियली कांट प्लेस वेयर द थाइमस इज। हाउएवर इन यंग चिल्ड्रन in young children you will find the thymus gland is present and it is very much active. Alright, so ये thymus का gland का function क्या है और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? thymus gland thymosin रिलीज करता है, ठीक है। और ये thymosin बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए। अब ये टी लिम्फोसाइट्स क्या है? हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इनको टी सेल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब बन रहे होते हैं ये थाइमस में आके मच्योर होते हैं, वो सेल्स बड़े होते हैं, वो अपना फंक्शन रिकग्नाइज करते हैं थाइमस में आकर, इसीलिए उनको टी सेल्स बोलते हैं। और थाइमस टी सेल्स के मैचुरेशन के लिए थाइमोसिन रिलीज करता है। उसी तरह इन्हें बी सेल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। राइट, and T lymphocytes are responsible for your humoral immunity and your thymus is therefore responsible for T lymphocyte maturation by secretion of thymosin hormone. Alright, now let's come to the adrenal glands. ठीक है, हमारे adrenal glands बिल्कुल किडनी के ऊपर लोकेटेड है। इस तरह से हर किडनी का अपना adrenal gland है, इसीलिए हम किडनी से रिलेटेड किसी भी टर्म को रीनल कहते हैं। राइट, तो ये इन एडिशन टू द रीनल ग्लैंड और द किडनी है, इसीलिए इसे एड रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसके दो एरियाज होते हैं, द कॉर्टेक्स विच फॉर्म्स द आउटर रीजन ऑफ द ग्लैंड एंड द मेड्यूला विच फॉर्म्स द इनर रीजन ऑफ द ग्लैंड। सो जो इधर हमने एक एड्रीनल ग्लैंड का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिया है एंड हेंस हमें दिखाई दे रहा है कि ये बाहर से अंदर किस तरह से दिखता है। ठीक है, सबसे ऊपर कॉर्टेक्स में सबसे ऊपर की ओर होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। अब जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एज द नेम सजेस्ट्स दे रेगुलेट द मिनरल बैलेंस। इसके लिए वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमारे बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जोन, इट इज़ योर जोना फसिकुलाटा। ये जोना ग्लोमेरुलोसा से थोड़ा बड़ा एरिया है और ये भी एड्रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है अब तक। ये रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगेन एज द नेम सजेस्ट, ग्लूको मीनिंग ग्लूकोज, इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसके लिए कौन से हार्मोन से रिलीज होता है? कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिसोन। ठीक है, ये बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं ताकि बॉडी की फंक्शनिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। The more glucose your cells have, the better they can function and respond. Alright? Then let's come to the third area which is known as zona reticularis. ठीक है, ये रिलीज करता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स दे आर बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन्स और इसका एक टिपिकल एग्जांपल है डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन सबका प्रीकर्सर हार्मोन है।
एंड देन कम्स योर एड्रीनल मेड्यूला, राइट। ये सबसे अंदर वाला एरिया है, हम ये अंदर पहुंच गए हैं। एंड ये रिलीज करता है हमारे बेसिक स्ट्रेस हॉर्मोन्स विच आर योर एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, which is also known as your adrenaline and your noradrenaline, right? ये हमारे फियर, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब हमने एड्रीनल ग्लैंड के डिफरेंट एरियाज और उसके हॉर्मोन्स के बारे में और उनके टिपिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नाउ लेट्स गो टू व्हाट हैपेंस इफ वन ऑफ दीज हॉर्मोन्स आर नॉट रिलीज्ड एज दे शुड हैव बीन। अगर वो सफिशिएंट स्टीरॉयड हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करते तो हमें होता है एडिसन्स डिजीज़। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वीकनेस, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, विटिलिगो। यू मस्ट हैव सीन दोस सम पीपल हु हैव वाइट टिपिकल पैचेस ऑन देयर स्किन, उसे विटिलिगो कहते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके बॉडी में एल्डोस्टेरॉन ठीक से नहीं बन पा रहा है। एंड देन अगर ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, दैट इज़ फ्रॉम योर जोना फसिक्युलाटा, ऐसे हो सकता है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, क्योंकि कॉर्टिसोल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फंक्शन ऑफ योर बॉडी, इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिज्म एंड ओबेसिटी, फैट डिपोजिशन होने लगता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यू नीड टू स्टोर द फैट इन योर बॉडी। एंड देन amenorrhea in females, which means irregular menstrual periods, menstrual cycles, hirsutism, which means excessive hair growth, दाढ़ी उगने लगती है, and males में erectile dysfunction, alright? So if you have excess cortisol, that means adrenal glands overdrive में काम कर रहे हैं, you have Cushing's। और अगर कम बन रहा है तो Addison's, alright? Now लेट्स कम टू पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज जो है वो बड़े स्पेशल ग्लैंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, डक्टलेस एंड डक्ट रिलीज भी होता है। तो हम सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके लिए वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज स्मॉल आइलैंड्स ऑफ सेल्स कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम इन्हें आइलेट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक बड़े से एक्सोक्राइन एरिया में, एक्सोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूसिंग एरिया में, ये छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह बीच में इस तरह एम्बेडेड होते हैं। देयरफॉर वी कॉल देम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें वी फाइंड बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हु रिलीज 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। द फर्स्ट वन इज योर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकेगॉन रिलीज करते हैं। अब ग्लूकेगॉन नाम से पता चल रहा है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो आपके ब्लड में अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो जैसे जैसे मैं ग्लूकेगॉन का लेवल इंक्रीज करूँ वैसे वैसे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा ब्लड में, ठीक है। बट इंसुलिन उसका ऑपोजिट फंक्शन करता है। जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होगा, क्योंकि ये सेल्स की एबिलिटी बढ़ाता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करने की। सो व्हेन यू हैव मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकेगॉन इन योर ब्लड, it increases the amount of glucose, and if you have more amount of insulin in your blood, it decreases the amount of glucose in your blood by increasing the absorption of glucose by your cells, alright? फिर डेल्टा सेल्स क्या काम करते हैं, ये इन दोनों को इनहिबिट करेगा, क्योंकि इन दोनों की एक्टिविटी एक पॉइंट के बाद हमें रोकनी है, बिकॉज यू कांट हैव कॉन्स्टेंटली हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड और लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। इसीलिए इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए वी हैव सोमेटोस्टैटिन, राइट? एंड देन वी हैव पीपी सेल्स जिससे एफ फैक्टर रिलीज होता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑलराइट? नाउ लेट वी डन विद द पैनक्रियाटिक सेल्स। हमें पता है कि वो किस तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। इससे एक बहुत स्पेसिफिक डिजीज़ का
प्रेवलेंस हमें दिखता है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस. दिस इज़ योर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़. तो हेल्थी पैंक्रियाटिक सेल्स जो है बीटा सेल्स, दे रिलीज इंसुलिन. राइट, अब इन्होंने इंसुलिन रिलीज किया. इंसुलिन क्या करता है, वो सेल की एबिलिटी बढ़ाता है ग्लूकोज को इंटरनलाइज करके मेटाबॉलिज्म करने की. तो जैसे इंसुलिन यहाँ बाइंड हुआ उसके रिसेप्टर पे, ये ग्लूकोज का इनटेक बढ़ गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन है. बट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, पैनक्रियास इंसुलिन बनाते ही नहीं है. अब इंसुलिन है ही नहीं ब्लड में, तो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कौन करेगा कि जी ग्लूकोज अंदर ले लो. अब ये तो होता नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि पैनक्रियास अपनी जगह सही है, वो इंसुलिन बना रहे हैं, पर हमारा इंसुलिन रिसेप्टर जो है उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है. वो इंसुलिन को बाइंड करके ग्लूकोज को इंटरनलाइज करने वाला फंक्शन करता ही नहीं है. तो अब तो हमारे पैंक्रियास की गलती नहीं है ना इंसुलिन की, इंसुलिन रिसेप्टर की गलती है. इसीलिए इसे हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा. एंड देन ये एक होम्योस्टैसिस चार्ट टाइप्स है जिसमें यू कैन सी कि बेसिकली सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ टैंडम में काम करते हैं ताकि बॉडी में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल बनी रहे. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द गोनाडल हार्मोन्स. वी हैव गोनाड्स. सो मेल्स में यू हैव योर टेस्टिस एंड फीमेल्स में यू हैव योर ओवरीज. दे आर द वंस हु मेजरली प्रोड्यूस हार्मोन्स. अब मेल्स में हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा. ये हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा कि भाई हमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया है, तो हमें गोनाड्स को स्टिम्युलेट करना है, इसीलिए कोई हार्मोन्स रिलीज करो. तो पिट्यूटरी लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा ताकि टेस्टोस्टेरॉन और इनहिबिन बने. जब बॉडी सेंस करेगा कि हाँ अब टेस्टोस्टेरॉन कम है, काफ़ी है मेरे पास, मुझे और टेस्टोस्टेरॉन नहीं रिलीज़ करना है, ये टेस्टोस्टेरॉन खुद ब खुद जाकर हाइपोथैलेमस को सिग्नल करेगा कि बस भाई अब और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मत रिलीज़ करना, क्योंकि ज़्यादा लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा और टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. इनहिबिन basically performs this function. Alright, and in females we have a similar circuit. Hypothalamus again signals the pituitary by the gonadotropin releasing hormones कि भाई LH और FSH रिलीज़ करो, जिससे कि ये रिलीज़ करता है. और एस्ट्राडायल रिलीज़ होता है इसी दौरान ताकि फॉलिकल्स डेवलप हो. फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है जैसे जैसे कॉर्पस लूटियम बनने लगता है ओव्यूलेशन के टाइम. बट जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तब ये इनहिबिन रिलीज़ करता है कि बस और LH और FSH की ज़रूरत नहीं है, मैं मैच्योर हो गया हूँ. फॉलिस्टैटिन भी वही फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन अगर द मैच्योर फॉलिकल सेंसेस की उसके सराउंडिंग में उतना एस्ट्राडायोल नहीं है जिससे कि ईस्ट्रोजन बनेगा, कि उसे और ईस्ट्रोजन चाहिए, तो वो एक्टिविन रिलीज़ करेगा जिससे पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा ओ मुझे और ज़्यादा LH और FSH सिक्रीट करना है. यू कैन सी द प्लस हियर, ताकि एस्ट्रोजन ज़्यादा बन पाए. राइट, सो इन द मेल्स you have LH and FSH and testosterone and inhibin. इसमें नेगेटिव फीडबैक लूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता है टेस्टोस्टेरॉन और इनहिबिन का, वैसे वैसे FSH का और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल कम होता है, क्योंकि वो बोलता है कि और रिलीज नहीं करना है. फीमेल्स में भी सिमिलरली वैसे ही होता है. जैसे जैसे इनहिबिन और फॉलिस्टैटिन का लेवल बढ़ता है, पिट्यूटरी को सिग्नल मिलता है कि बस
हमें और LH नहीं चाहिए और FSH नहीं चाहिए, पर एक्टिविन जो है वो एक्टिवेट करता है, ऑलराइट। एस्ट्राडायोल या इसके बाद जो एस्ट्रोजन बनता है इससे, वो भी आपके हाइपोथैलेमस को डायरेक्टली बता सकता है कि हमें और चाहिए या नहीं चाहिए, ऑलराइट। नाउ लेट्स कम टू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रो यानी पर्टेनिंग टू योर स्टमक, ऑलराइट। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हम 4 टाइप के ग्लैंड्स पढ़ेंगे, 4 टाइप के सेल्स पढ़ेंगे जो ये रिलीज करते हैं। G cells, I cells, S cells एंड K cells। जो G cells है वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं और वो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे गैस्ट्रिन रिलीज होता है, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा होता है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी। गैस्ट्रिक एसिड क्यों? फॉर डिजेशन। और गैस्ट्रिक म्यूकोसा क्यों? अब जैसे जैसे एसिड बढ़ गया, हम ऑर्गन को तो डैमेज नहीं होने दे सकते, एंड इसीलिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी उतना बढ़ने लगता है। द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स वी गोना स्टडी हियर इज द आई सेल्स। दे रिलीज कोलेसिस्टोकाइनिन। ये आपके ड्यूओडेनम और जेजुनम एरिया में प्रेजेंट होते हैं, विच इज एंड ऑफ योर स्टमक एंड बिगिनिंग ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। इस एरिया में हमें बाइल जूसेस रिलीज करने हैं, तो दे स्टिम्युलेट देम टू रिलीज द पैनक्रियास टू रिलीज बाइल, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन और जो भी एक्सोक्राइन हार्मोन्स है आपके पैनक्रियास में। फिर आता है सेक्रेटिन, ठीक है। ये ड्यूओडेनम में प्रेजेंट है, लाइक द ट्यूब विच कनेक्ट्स योर स्टमक टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सेक्रेटिन क्या करता है? पैनक्रियाटिक और बाइल के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिलीज करवाता है। क्यों? इफ़ यू सी, ये दोनों एल्कलाइजिंग एजेंट्स हैं। हमने यहाँ इतना सारा एसिड रिलीज किया, यहाँ तो म्यूकोसा था, पर हो सकता है आगे के डाइजेस्टिव सिस्टम में उतना मोटा म्यूकोजल लेयर ना हो, इसीलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी गैस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये एल्कलाइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, ऑलराइट। और उसके बीच में यू हैव ऑल दीज factors which stimulate and help metabolize the digestive products. अगला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये ड्यूओडेनम और जेजुनम में प्रेजेंट है। Jejunum is again the upper part of your small intestine and duodenum is the pipe which connects your stomach to your small intestine. ये पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि जब तक यहाँ पहुँच गया हमारी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है, तो इस पॉइंट पे हमें ब्लड में जो इंसुलिन है, ब्लड में जो शुगर है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन सिक्रीशन ज़रूरी है। तो इंसुलिन, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ऑल ऑफ दीज फॉर्म stimulants for the same. Alright, so we have gastrin from the G cells, cholecystokinin from the I cells, secretin from the S cells and the gastrointestinal peptide from the K cells. अब हम प्लेसेंटा पे आ गए हैं। We usually don't really think of placenta as an endocrine organ, but placenta जो है वो बहुत मेहनत करता है प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, इसीलिए स्टार्टिंग में कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, बट एज दी प्रेगनेंसी मूव्स फॉरवर्ड प्लेसेंटा टेक्स दिस अप और रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन टू हेल्प मेंटेन द प्रेगनेंसी। फिर यूटेराइन वॉल्स, ये जो यूट्रस है, इस वॉल के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए और बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए प्लेसेंटा फॉर्म्स ए वेरी important part of a mother's body. Alright, now let's come to the kidney. Kidney में we are going to study about 4 hormones. Erythropoietin. Erythropoietin, if you break it down, erythro, yani we are talking about the RBCs here, right? And poietin is for production. तो ये एरिथ्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए सिक्रीट होता है यह हार्मोन किडनी से। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मतलब हम जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हाउ डू वी इमेजिन इट, वी हैव
a Bowman's capsule और यहाँ glomerulus है and then the remaining part of the kidney nephron, right? So ये glomerulus के अराउंड जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जिससे एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं, होने की सिग्नल्स मिलती हैं. कैल्सिट्रायोल, दिस इज 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम और फॉस्फेट. अब हमने स्टमक में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन में इतना सारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट रखा, उसमें से हमें विटामिन D3 कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द किडनीज. देन वी हैव रेनिन. रेनिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीटेड बाय द किडनीज. ये हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में बनते हैं. सो इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ नॉर्मल कॉर्टिकल नेफ्रॉन, हमारा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कुछ ऐसे दिखता है. उसका हेनलीस लूप बहुत लंबा होता है, तो वो मेड्यूला तक जाता है. मेड्यूलरी एरिया में हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं बेसिकली इस एरिया में, जो रेनिन रिलीज़ करते हैं. ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि सोडियम और वाटर की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है. थ्रोम्बोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेगाकार्डियोसाइट stimulation in order to produce platelets. So basically it's an immune function. Alright, so अभी तक हमने इतने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जो अपना खुद का प्राइमरी फंक्शन भी करते हैं, बट उसके साथ साथ ढेर सारे एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क. थैंक यू वेरी मच.